हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ब्रीफली यूपीएससी। एंड हमारा आज का टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इमरजेंसी प्रोविजंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट प्रोसीजर्स? ए आर्टिकल 352, बी आर्टिकल 356, सी आर्टिकल 368 एंड डी आर्टिकल 370। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से अमेंडमेंट करना है उस चीज़ के प्रोसीजर के बारे में दिया हुआ है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनिशिएट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? ए प्रेसिडेंट ओनली, बी सुप्रीम कोर्ट, सी स्टेट लेजिस्लेचर ओनली एंड डी ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। First, it can be introduced in either house of parliament. Second, prior permission of the president is mandatory before introduction. And third, it can be introduced by a private member. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 and 3 ओनली। हमने अभी पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। प्रेसिडेंट की परमिशन हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को हाउस में प्रेजेंट करने के लिए। एंड थर्ड, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो कोई प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो कोई मिनिस्टर हो। ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ, which amendment added the words socialist and secular to the preamble? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42nd अमेंडमेंट। ये हुआ था 1976 में। ठीक है, ये दो वर्ड्स को उसमें ऐड किया गया था हमारे प्रियम्बल में। क्वेश्चन फिफ्थ, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज इवॉल्व्ड इन विच केस? ए गोलकनाथ केस, बी मिनर्वा मिल्स केस, सी केशव नंदा भारती केस एंड डी एसआर बोम्मई केस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केशव नंदा भारती केस। ये केस था 1973 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉपर तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को जो है इवॉल्व किया था। ठीक है। क्वेश्चन सिक्स्थ, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स? ए जुडिशियल रिव्यू, बी फेडरलिज्म, सी पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बीइंग सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बीइंग सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, जबकि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट में लिखा गया है हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस। ठीक है। बाकी जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ये सभी के सभी जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाते हैं। क्वेश्चन सेवेंथ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। फर्स्ट, it is explicitly mentioned in the constitution. Second, parliament cannot destroy the basic structure. Third, the supreme court is the final interpreter of basic structure. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। पार्लियामेंट जो है कैन नॉट डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो बेसिक स्ट्रक्चर में डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किए हुए हैं, पार्लियामेंट उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। तीसरा स्टेटमेंट, द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड जो पहला स्टेटमेंट था कि इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये रॉन्ग है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर जैसी किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं की गई है। ये एक तरीके का जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, वो भी किसके थ्रू? सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। ठीक है। Question 8, which type of majority is or are used for constitutional amendments? First, simple majority. Second, special majority. Third, special majority with consent of states. And fourth, absolute majority. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3 ओनली। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है, आर्टिकल 368, उसमें दो टाइप की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है। एक है स्पेशल मेजॉरिटी और दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी थ्रू रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी।
लेकिन कुछ आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे भी हैं जिनके जरिए सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। जैसे कि किसी न्यू स्टेट का एडमिशन कराना हो, किसी न्यू स्टेट की बाउंड्रीज में कुछ अल्टरेशन करना हो गवर्नमेंट को, तो वो कर सकती है। ऐसे बहुत सारे जो है ऑप्शंस हैं। जैसे स्पेशल मेजोरिटी की अगर हम बात करें पार्लियामेंट, तो उसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं, और होता है तीसरा स्पेशल मेजोरिटी विद कॉन्सेंट ऑफ स्टेट्स। तो इसका इस्तेमाल तब किया जाता है कि कुछ ऐसा बिल बना रही है गवर्नमेंट जिससे फेडरल प्रोविजंस पे कुछ असर पड़ेगा, तब जो है ये वाली मेजोरिटी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ हो गया, जीएसटी से रिलेटेड कुछ चीज़ हो गई, ठीक है। Question 9th. Which of the following amendments required a ratification by at least half of the state legislatures? A. Amendment affecting federal provisions. B. Amendment regarding citizenship. C. Amendment regarding fundamental duties. And D. Amendment regarding union territories only. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेंडमेंट अफेक्टिंग फेडरल प्रोविजंस। ठीक है, अभी हमने इसके बारे में बात की। जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है रिगार्डिंग सिटीजनशिप, थर्ड ऑप्शन जो है फंडामेंटल ड्यूटीज प्लस यूनियन टेरिटरीज, ये तीनों की तीनों जो है सिंपल मेजोरिटी के साथ अमेंडमेंट किए, सिंपल मेजोरिटी के साथ इनमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। 10th, national emergency can be proclaimed under which article? A. Article 352, B. Article 356, C. Article 360 and D. Article 365. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 352। Question 11. Consider the following statements regarding national emergency. First, it can be declared on grounds of war. Second, it can be declared on grounds of armed rebellion. And third, internal disturbance remains a valid ground after the 44th Amendment. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 ओनली। नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। एक तो इसका आर्टिकल ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 352, ठीक है। दूसरा, इट कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर। सेकेंड था, इट कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड जो थर्ड था, इंटरनल डिस्टर्बेंस रिमेन्स अ वैलिड ग्राउंड आफ्टर द 44th अमेंडमेंट एक्ट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस किया गया था बाय आर्म्ड रिबेलियन। एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस अमेंडमेंट के एक्ट के जरिए से रिप्लेस किया गया था। 12th, which fundamental rights remain suspended automatically during national emergency due to war or external aggression? A. Articles 14 and 19, B. Article 19 only, C. Articles 20 and 21, and D. All fundamental rights. The correct answer है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 19 ओनली। ध्यान दीजिएगा, जो आर्टिकल 19 है, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है तो ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ 1978 में, तब आर्टिकल 19 का सस्पेंड होने के लिए दो कंडीशंस लगा दी गई कि ये आर्टिकल तभी ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। एंड दूसरी चीज़, ये सिर्फ उन्हीं लॉज पे लगेगी जो इमरजेंसी से रिलेटेड होंगे। अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन भी इमरजेंसी से रिलेटेड होगा तो उसमें भी जो है आर्टिकल 19 सस्पेंड माना जाएगा, ठीक है। बाकी के जो राइट्स होते हैं, बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो सभी जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होते हैं। वो आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो उनके एनफोर्समेंट को सस्पेंड कर दें। आर्टिकल्स खुद सस्पेंड नहीं होती, लेकिन उनका एनफोर्समेंट बस सस्पेंड होता है, ठीक है। 13, द प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट इज इम्पोज्ड अंडर ए. आर्टिकल 352, बी. आर्टिकल 360, सी. आर्टिकल 356 एंड डी. आर्टिकल 368। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 356। जब भी कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन करना बंद कर देता है या रेजिस्ट करता है, तब वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है, ठीक है। और उससे रिलेटेड आर्टिकल है आपका आर्टिकल 356। क्वेश्चन 14th, which amendment made it mandatory that the advice for national emergency must be given in writing by the cabinet? A. 44th Amendment, B. 42nd Amendment, C. 38th Amendment, and D. 52nd Amendment. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ठीक है। क्वेश्चन 15th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रेसिडेंट्स रूल। फर्स्ट, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मे बी डिसॉल्व्ड।
Second, Parliament assumes legislative powers of the state. And third, fundamental rights are suspended automatically. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 एंड 2 ओनली। प्रेसिडेंट रूल के दौरान पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, इसीलिए तो उसे प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। सेकंड स्टेटमेंट था पार्लियामेंट एज्यूम्स लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, जिसके बाद जो पावर होती है स्टेट की वो पार्लियामेंट के पास चली जाती है, यानी कि स्टेट के रिगार्डिंग जो लॉज रहते हैं वो पार्लियामेंट उनको बना सकता है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट था फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ओनली आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली और जो बाकी हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होते हैं। 16th फाइनेंशियल इमरजेंसी इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल? ए आर्टिकल 352, बी आर्टिकल 356, सी आर्टिकल 360 एंड डी आर्टिकल 365। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 360। Question 17th. Which of the following emergencies has never been imposed in India till date? A. National emergency, B. President's rule, C. Financial emergency, and D. Armed rebellion emergency. So correct answer है option number C. Financial emergency. Question 18th. Which case reaffirmed the supremacy of basic structure doctrine? A. Minerva Mills case, B. बेलूबरी केस, सी शंकरी प्रसाद केस एंड डी ए.के. गोपालन केस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिनर्वा मिल्स केस। बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन कब आई थी? केशव नंदा भारती केस से, जो कि 1973 में हुआ था। ठीक है। 19th. Consider the following statements regarding constitutional amendments. First, Parliament can amend fundamental rights. Second, Parliament can amend the basic structure. And third, judicial review applies to constitutional amendments. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 and 3 ओनली। पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, लेकिन पार्लियामेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। एंड जुडिशियल रिव्यू जो है अप्लाई होता है टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ठीक है। क्वेश्चन 20. Which amendment lowered the voting age from 21 years to 18 years? A. 42nd Amendment, B. 44th Amendment, C. 61st Amendment, and D. 73rd Amendment. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 61st अमेंडमेंट एक्ट। ये अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1988 में। ठीक है, जिससे वोटिंग एज जो थी वो 21 ईयर से 18 ईयर्स कर दी गई थी। 21st. During national emergency, the term of Lok Sabha can be extended by A. 3 months at a time, B. 1 year at a time, C. 6 months at a time, and D. 5 years at a time. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 year at a time. 22nd. Who was the first Prime Minister of India to impose national emergency citing external threat? A. Indira Gandhi, B. Jawaharlal Nehru, C. Lal Bahadur Shastri, D. Manmohan Singh. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जिन्होंने नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की थी एक्सटर्नल थ्रेट बताते हुए, और ये एक्सटर्नल थ्रेट कब उन्होंने बताया था? जब इंडो चाइना वॉर हो रहा था 1962 में। थर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। First, salaries of judges can be reduced. Second, money bills of states may be reserved for presidential consideration. Third, it requires approval within 1 month by Parliament. The correct answer है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3 सभी स्टेटमेंट्स जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट है। 24th, which of the following is not amendable by simple majority? A. Formation of new states, B. Citizenship provisions, C. Election of president, and D. Delimitation of constituencies. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। The proclamation of national emergency must be approved within A. 14 days, B. 1 month, C. 2 months, and D. 6 months. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 मंथ। नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन होता है यानी कि जो उसका ऑर्डर होता है उसको विद इन 1 month ऑफ द
रीअसेंबली ऑफ द हाउसेस पास कराना पड़ता है। 26th, which article allows suspension of enforcement of fundamental rights during emergency? A. Article 32, B. Article 358, C. Article 359, and D. Both B and C. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 से रिलेटेड है, आर्टिकल 359 बाकी के जो बच्चे फंडामेंटल राइट्स उनके सस्पेंशन से रिलेटेड है। ठीक है। 27th, consider the following statements regarding the 44th constitutional amendment. First, right to property was removed from fundamental rights. Second, internal disturbance was replaced with armed rebellion. And third, it strengthened safeguards against misuse of emergency provisions. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के तहत ये चीज़ें चेंज की गई थी कि जैसे राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म रिबेलियन से रिप्लेस किया गया था, एंड इमरजेंसी के प्रोविजंस का दोबारा मिसयूज ना हो, जो कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के दौरान पे हुआ था, वो चीज़ दोबारा रिपीट ना हो, इसीलिए ये अमेंडमेंट जो है किया गया था। क्वेश्चन 28, which body can declare whether a constitutional amendment violates basic structure? A. Parliament, B. Election Commission, C. Supreme Court, D. President. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है? गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन 29, हाउ मेनी टाइम्स हैज नेशनल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया? A. once, B. twice, C. thrice, D. 4 times. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थ्राइस। 1962 में, देन 71 एंड देन 75। 1962 जवाहरलाल नेहरू एंड 71 एंड 75 दोनों इंदिरा गांधी। ठीक है। 30th, which emergency converts the federal structure into a unitary one temporarily? A. Financial emergency, B. National emergency, C. President's rule, and D. Judicial emergency. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। तो ये रहे हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस एंड आई रियली होप आप सभी के मार्क्स जो है 25 प्लस ही रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे टॉपिक्स थे और इनसे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस यूपीएससी इतने साल में बना चुका है एंड मुझे लगता है कि शायद प्रीलिम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड ऑफ कोर्स शेयर विद अदर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। एंड हमारा जो कल का टॉपिक होने वाला है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज एंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स। So make sure you guys ready for it and अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।